तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। तो एम्पेरर को नाइटिंगेल के बारे में कैसे पता चलता है। चलिए आंसर पढ़ते हैं। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड द नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। सो by hearing the song of the nightingale and by reading books about it, the emperor came to know about the nightingale। तो राजा को कैसे पता चलता है उस नाइटिंगेल के बारे में। तो इनके पैलेस के पीछे एक बड़ा सा फॉरेस्ट था जिसमें वो नाइटिंगेल रहती थी। तो उस नाइटिंगेल के गाने की वजह से और इसके बारे में जो किताबें लिखी गई थी उन किताबों को रीड करने की वजह से, पढ़ लेने की वजह से इस नाइटिंगेल के बारे में एम्परर को पता चला था। What was the gift sent to him by the king of Japan? जापान के राजा से क्या गिफ्ट मिला था इनको। अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। तो ये एक ब्यूटीफुल नाइटिंगेल था जो सोने का बना हुआ था और वो ज्वेल से कवर्ड था, मतलब ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। जो रियल नाइटिंगेल है वो दोबारा उड़कर जंगल में क्यों चली गई। क्योंकि राजा ने तो उसे एक फैंसी केज में रखा था और वहाँ वो हर रोज़ गाना सुनाती थी एम्परर को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जो रियल नाइटिंगेल थी वो वापस जंगल चली जाती है उड़कर। चलिए आंसर पढ़ते हैं। एवरी नाइट द एम्परर लिसन्ड टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग। हर रात वो एम्परर, वो जो टॉय खिलौना था, वो खिलौना वाला नाइटिंगेल जो जापान के राजा ने भेजा हुआ था, उसी का गाना सुनता था। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। और इसके वजह से जो रियल नाइटिंगेल था उसे बहुत दुख हुआ और वो जंगल में चली गई उड़ के। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हर्ड दैट द एम्परर वाज सिक। जब उस नाइटिंगेल ने ये सुना कि एम्परर बहुत ही बीमार है तब उसने क्या किया। तो आंसर पढ़ते हैं। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्परर। तो वो हर रोज़ राजा के एम्परर के खिड़की पे आती थी, विंडो पे आती थी और स्वीट सा सॉन्ग सुनाती थी और इसके वजह से ही रिकवर्ड वेरी सून। वो जो एम्परर था वो रिकवर्ड हो गया बहुत जल्दी वो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाई डिड नॉट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। तो ऐसा क्या होता है कि वो जो नाइटिंगेल है उस पैलेस में दोबारा रहने के लिए नहीं आता है। द नाइटिंगेल डिड नॉट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे बिकॉज सी लाइक्स हर फ्रीडम। क्योंकि वो जो नाइटिंगेल है उसे अपना फ्रीडम बहुत पसंद है, इसलिए वो अब उस केज में नहीं रहना चाहती है। व्हाट डिड द एम्परर प्रोमिसेस द एम्पर। व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रोमिसेस द एम्परर। तो उस नाइटिंगेल ने क्या प्रॉमिस किया था राजा से। द नाइटिंगेल प्रोमिस्ड द एम्परर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग एंड इट डिड। तो नाइटिंगेल ने प्रॉमिस किया राजा को, एम्परर को, कि वो हर रात आएगी आप उसकी खिड़की पे और गाना सुना के चली जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हमारा हो जाता है फिनिश। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर वर्ड्स है, उसको उसके मीनिंग के साथ आपको मैच करना है। देखो, टू स्टोर अ गुड कंडीशन, किसी चीज़ को अच्छे से रखने के लिए जो जगह होता है, क्या वो पैलेस होता है। नहीं। द हाउस ऑफ अ किंग, एक राजा का घर, क्या ये पैलेस होता है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बाकी की 3 हम भी पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, जो एक चिड़िया का जो पिंजरा होता है, क्या वो पैलेस होता है। नहीं। लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज़, क्या वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट और ट्रीज़ उगाए रहते हैं, मतलब जंगल की बात हो रही है, क्या वो पैलेस होता है। नहीं। समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज, या फिर कुछ ऐसा होता है जो मैसेज डिलीवर करता है यहाँ से वहाँ, क्या वो पैलेस होता है। नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 1 का बी। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। सेकंड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बताओ। ये तो हो गया हमारा
फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल है। तो हमने यहाँ पर कौन सा नंबर में पढ़ा था? लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, ये हो गया फॉरेस्ट। तीसरा है रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या होता है? टू स्टोर टू अ गुड कंडीशन। तो कोई चीज़ अगर टूट जाए तो उसे हम ठीक करके दोबारा गुड कंडीशन में ले आते हैं, इसे ही कहते हैं रिपेयर। 4 है मैसेंजर। तो मैसेंजर का ये इजी है, लास्ट वाला हो जाएगा समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज। 5 नंबर में क्या है? केज। केज का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, है ना। बर्ड्स को रखने के लिए जो वायर और बार्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक पिंजरा, उसे ही कहते हैं केज। तो 5 नंबर का हो जाएगा सी। ये भी हमने कर लिया। चलिए अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। यहाँ पे मैच द एडजेक्टिव्स इन अ कॉलम ए विद द नाउन्स इन द कॉलम बी। इसमें एडजेक्टिव है, इसमें नाउन है, आपको मैच करना है, ठीक है। टू फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्ड्स, दोनों को जब मैच करेंगे ना तो एक पेयर बनेगा। एग्जाम्पल पे दिया है मजेस्टिक पैलेस, हमने पढ़ा था ना मजेस्टिक पैलेस। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है। इसी तरह बाकी के 4 आप लोग करेंगे। ह्यूज का मतलब क्या? ह्यूज के साथ क्या था? ह्यूज फॉरेस्ट था ना, बिहाइंड द मजेस्टिक पैलेस अ ह्यूज फॉरेस्ट, जहाँ पे नाइटिंगेल रहती थी। अब क्या है? फैंसी के साथ हो जाएगा केज, फैंसी केज था ना। स्वीट के साथ हो जाएगा सॉन्ग, और रियल के साथ क्या होगा बताओ? रियल के साथ हो जाएगा नाइटिंगेल। हो गया हमारा ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लैंग्वेज इन यूज़। तो हम लोग जो इंग्लिश में स्पीक करते हैं तो उसके बारे में उसका यूज़ बताया गया है यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है जिसको आपको रीड करना है। तो चलिए रीड करते हैं। द एम्पेरर लिव्ड इन अ मजेस्टिक पैलेस विच वाज इन द लैंड ऑफ चाइना। तो वो क्या, एम्पेरर कहाँ पे रहता था? एक मजेस्टिक पैलेस में। कहाँ पे? इन द लैंड ऑफ चाइना। सेकंड सेंटेंस क्या है? बिहाइंड द पैलेस देयर वाज अ फॉरेस्ट एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। कि उस पैलेस के पीछे एक बड़ा सा फॉरेस्ट था और उसी फॉरेस्ट में नाइटिंगेल रहती थी। इन दिस सेंटेंसेस द अंडरलाइंड वर्ड्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ थिंग और पर्सन एंड शो द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड विथ अनदर। तो ये जो 2 सेंटेंसेस थी ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, तो ये जो 2 सेंटेंसेस थी, इसके नीचे कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जो इंडिकेट करता है उसके पोजीशन को। क्या दर्शाता है? उसके पोजीशन को। ऑफ अ थिंग और अ पर्सन एंड शो द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड विथ अनदर। और इस तरह से उसके रिलेशनशिप को दर्शाता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है ना, इनके नीचे, यहाँ पे इनके नीचे, यहाँ बिहाइंड के नीचे, यहाँ पर इनके नीचे। तो इसी के बारे में ये बात हो रही है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। वेयर डिड द एम्पेरर लिव। तो इसमें क्या है? इन अ मजेस्टिक पैलेस। यहाँ पर इसका पोजीशन बताया, इन जो है वो इसका पोजीशन बताया। क्वेश्चन क्या पूछा था? वेयर डिड द एम्पेरर लिव, वो जो राजा है वो कहाँ रहता था। तो आंसर क्या है इसका? इन अ मजेस्टिक पैलेस। कहाँ पे? मजेस्टिक पैलेस था वहाँ पे। तो इन उसका पोजीशन बताया कि वो मजेस्टिक पैलेस में रहता है, ठीक है। सेकंड है वेयर इज़ द पैलेस। अब वो पैलेस कहाँ है? तो इन द लैंड, कहाँ है? लैंड पर। यहाँ पर भी पोजीशन बताया। इसके बाद है वेयर वॉज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो बिहाइंड द पैलेस, यहाँ पर भी पोजीशन बताया। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो उस पैलेस के पीछे था फॉरेस्ट, है ना। इसके बाद है वेयर डिड द नाइटिंगेल लिव। वो नाइटिंगेल कहाँ रहती थी? इन दैट फॉरेस्ट, उसी फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर भी इन क्या बताया? पोजीशन बताया।
द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड है ना, यहाँ पर इन, यहाँ पर इन, यहाँ बिहाइंड, यहाँ पे इन, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये है प्रीपोजिशन, इनको कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, ये ग्रामर है, तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स पोजीशन। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है या फिर सेट ऑफ वर्ड्स है जो किसी चीज़ का पोजीशन बताता है कि वह कहाँ पर है, जैसे कि इन, नियर, बिसाइड, ऑन टॉप ऑफ, है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं। और सम अदर रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। और कुछ क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में या फिर कोई अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है, तो वहाँ पर भी कुछ वर्ड्स लगते हैं जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे कि अबाउट, आफ्टर, बिसाइड्स, ये सब भी प्रीपोजिशन है। जैसे यहाँ पे इन, नियर, बिसाइड, ऑन टॉप ऑफ, तो ये सारा चीज़ क्या है, प्रीपोजिशन, किसी चीज़ का जगह बताता है। उसी तरह से अबाउट, आफ्टर, बिसाइड्स, ये भी प्रीपोजिशन है। इस तरह से कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, है ना। प्रीपोजिशन डोंट स्टैंड अलोन। प्रीपोजिशन कभी भी अकेले नहीं होता है। देखो इन, क्या ये अकेले रह सकता है? नहीं। इसके लिए एक इन से आप क्या समझेंगे? मे। तो मे कोई सेंटेंस है, कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं ना। कोई एक लंबा सा सेंटेंस होगा जहाँ पे इन लगेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे। जैसे कि इन अ मैजेस्टिक पैलेस, तो मैजेस्टिक पैलेस में, ये एक पूरा सेंटेंस हुआ। तो यही बोल रहा है कि प्रीपोजिशन कभी अकेले नहीं रहता। या फिर देखो बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो केवल हम बिहाइंड बोलेंगे तो क्या ये पूरा होगा? नहीं, वो अकेले को समझ में ही नहीं आएगा, अकेले बिहाइंड बोलेंगे तो उसके लिए पूरा सेंटेंस होना चाहिए। तो बिहाइंड द पैलेस मतलब पैलेस के पीछे। अब ये हुआ पूरा, ये अब सुनने में ठीक लग रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन कभी अकेले नहीं रहता, उसके साथ पूरा सेंटेंस होना चाहिए। दे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स, यही बात जो मैंने अभी बोला कि ये इसके साथ एडिशनल डिटेल्स होना ज़रूरी है। सिर्फ प्रीपोजिशन का वर्ड रहेगा ना तो आप नहीं समझ पाओगे, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। चलो, सम कॉमन प्रीपोजिशंस रिलेटेड टू टाइम आर, तो कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं जो टाइम से जुड़ा हुआ है। चलिए, फर्स्ट है ऑन। ऑन कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड विथ डेज। डेज होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये जो डेज है 7 दिन होते हैं, इनके साथ ना ऑन यूज़ होता है हमेशा। एग्जाम्पल क्या है? आई विल सी यू ऑन मंडे। मंडे दिन का नाम है, 7 दिन होते हैं संडे से लेके सैटरडे तक, तो ये जब भी रहेंगे तो उसके आगे ऑन लगेगा। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये कंटेस्ट कर लेना है आपको। सेकंड है एट। एट कहाँ पे यूज़ होता है? विद द टाइम ऑफ डे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि दिन के साथ, जैसे संडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक ये सारे कुछ भी रहेंगे तो इसके आगे ऑन रहेगा। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर दिन का के अंदर भी कई सारे समय आते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, तो ये जो समय है, ये समय जब दर्शाएगा किसी एक दिन का तो उसके आगे एट लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे माई ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट, तो मेरी ट्रेन जो है वो आधी रात को खुलेगी, है ना, आधी रात को, तो इसके आगे क्या लगा? एट मिडनाइट। या मॉर्निंग होता, माई ट्रेन लीव्स एट मॉर्निंग, या फिर माई ट्रेन लीव्स एट इवनिंग। तो ये एक दिन का कोई भी एक समय है, वो सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, रात हो सकता है, आधी रात हो सकता है, तो उसके आगे क्या लगेगा? एट लगेगा। थर्ड क्या है? इन। इन कहाँ पे यूज़ होगा? यूज्ड विथ अदर पार्ट्स ऑफ डे, मंथ्स, ईयर्स, सीजन। तो इनका यूज़ काफ़ी सारी जगह पे है। एक तो जैसे एट जहाँ पे लगेगा कि एक दिन का किसी भी एक समय, सुबह, शाम, दोपहर, रात, तो उस तरह से इन भी लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ
मंथ के अंदर कितने मंथ होते हैं टोटल? 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से ये 12 जो मंथ है, इसके आगे भी मंथ के अंदर जो समय है ना, उसके आगे भी इन लगेगा। या ईयर्स, साल होते हैं, 2023, 2024, अब आने वाला है 2025, तो ये ईयर्स, साल होता है ना, तो साल के उसमें भी इन लगेगा। या सीज़न, सीज़न होता है ना, विंटर, समर, तो ये सारी चीज़ें होती है, स्प्रिंग सीज़न, तो यहाँ पर भी इन का यूज़ होगा। एग्ज़ाम्पल पे देख लेते हैं क्या है एग्ज़ाम्पल में। द डेज आर लॉन्ग इन जून। तो जून के महीने में जो दिन का समय होता है काफ़ी लंबा होता है। तो जून क्या है? मंथ है ना। तो इसके आगे क्या लगा? इन लगा। यहाँ पे बताया है ना, डेज, पार्ट्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, सीज़न। तो एक दिन का कोई एक समय, जैसे एट लग रहा था कि एक दिन में जो समय बीतता है, एक दिन का कोई एक समय, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात, तो उसके आगे भी इन लग सकता है। मंथ के आगे भी दिन इन लग सकता है, जैसे यहाँ पे जून है तो जून के आगे इन लगा। जुलाई, अगस्त, नवंबर कुछ होता तो इसके आगे भी इन लगता। उसी तरह से ईयर्स, ईयर्स रहेगा अगर जून के जगह पे क्या रहेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से दिसंबर तक कोई भी एक मंथ का नाम रहेगा तो उसके आगे ये रहेगा, इन रहेगा। ईयर्स के आगे इन रहेगा। सीज़न, इसके आगे इन रहेगा। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब क्या है? सिंस है, फॉर है, ड्यूरिंग है। ये कहाँ पर लगता है? एक्सप्रेसेस एक्सटेंडेड टाइम, जहाँ पर ज़्यादा समय, विस्तारित समय को बताना हो तो वहाँ पे सिंस लगता है, फॉर लगता है, ड्यूरिंग लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सी हैज़ बिन मिसिंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? कल, कल से। सिंस यस्टरडे, कल से वो मिसिंग है, लापता है। तो यहाँ पे सिंस लगा कि कल से वो लापता है, कल से अभी तक काफ़ी लंबा समय है बीच में। सेकेंड है, आई एम गोइंग टू रांची फॉर 2 वीक्स। मैं रांची जा रहा हूँ 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्ते काफ़ी समय है, तो यहाँ पे क्या लगा? फॉर। आई ईट आइसक्रीम ड्यूरिंग समर। तो मैं आइसक्रीम कब खाता हूँ? समर में, गर्मियों के दिन में मैं आइसक्रीम खाता हूँ। तो गर्मी का दिन कोई एक दिन तो नहीं होता है ना, कि एक ही दिन पड़ता है गर्मी का समय। वो एक लंबा समय है, 3 महीने 4 महीने तक रहता है गर्मी का समय, 3 महीने तक, है ना। तो यहाँ ड्यूरिंग लगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, सिंस, फॉर और ड्यूरिंग ये तब लगता है जब एक्सटेंडेड टाइम हो, विस्तारित समय हो। चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पेज में है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था ना, इन, ऑन, बिहाइंड, ये सारी चीज़ें क्या थी? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में एक सूटेबल प्रीपोजिशन से आपको ब्लैंक को भरना है। फर्स्ट है, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड। कब बंद होगा? संडे को। तो फर्स्ट में क्या बताया गया था? जब भी कोई दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब चीज़ें हों तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा, बताया था ना। सेकंड है, डॉग्स बार्क डैश नाइट इन आवर विलेज। तो यहाँ पे क्या है? नाइट है। अब नाइट तो संडे को भी होता है, मंडे को भी होता है, ट्यूसडे को भी होता है, वेडनेसडे को भी होता है। तो ये दिन, एक दिन का कोई एक समय है, तो इसके आगे क्या लगेगा? एट लगेगा, रात में, है ना। यहाँ पे पीछे देखिए हम बताया गया था ना, ऑन कहाँ लगेगा? विथ डेज। एट कहाँ लगेगा? विद द टाइम ऑफ अ डे, एक दिन के किसी भी समय में, तो एट लगेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में, डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज। चलिए थर्ड नंबर क्या है? वी गेट क्लास प्रमोशन डैश द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल आया, मंथ है, तो मंथ के आगे क्या लगना है? इन। हमने पढ़ा था
कि पार्ट ऑफ एनी डे या फिर मंथ या फिर ईयर, इसके आगे लगेगा इन, तो यहाँ पे लग जाएगा इन। वी गेट क्लास प्रमोशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में हम अपनी क्लास का प्रमोशन करेंगे। 4 नंबर है प्राची इज़ रीडिंग इन दिस स्कूल, क्या होगा यहाँ पे इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years। ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा लग रहा है इसलिए आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर ये होता प्राची इज़ रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years, तब ये कंप्लीट लगता। चलिए 5 नंबर में होगा शुभम हैज़ ऑल्सो बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। शुभम इस स्कूल में पढ़ रहा था डैश 2 years, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 years की बात है तो यहाँ पे या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा या ड्यूरिंग लगेगा। तो आप सोचिए क्या लगेगा, शुभम हैज़ ऑल्सो बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 years, ठीक है, यहाँ पे होगा सिंस। 6 नंबर है राहुल वाज डैश द सिनेमा लास्ट इवनिंग, ठीक है, तो ये एक दिन का एक समय है, यहाँ पे क्या होगा एट होगा। 7 नंबर है वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं कब, जब वो काम कर रहे होते हैं। तो काम किसी एक क्षण काम करके तो नहीं बैठ जाते, काम उनका दिन भर रहता है, तो हम क्या लिखेंगे ड्यूरिंग देयर वर्क। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में है मिस्टर आनंद हैज़ बीन टीचिंग इन आवर स्कूल डैश द लास्ट 5 years, क्या लगेगा यहाँ पे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा या ड्यूरिंग लगेगा, यहाँ पे सिंस लगेगा, सिंस द लास्ट 5 years। चलिए 9 नंबर क्या है दे आर गोइंग डैश हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ते की बात हो रही है, तो ये कम समय नहीं है थोड़ा ज़्यादा समय है, तो दे आर गोइंग फॉर हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, ठीक है। 10 नंबर क्या है वी यूज़ स्वेटर, हम स्वेटर कब पहनते हैं विंटर में, विंटर तो एक दिन का नहीं होता है, लंबा समय है, तो यहाँ पे क्या होगा सिंस होगा, फॉर होगा या फिर ड्यूरिंग, इन तीनों में से एक चीज़ होगा, तो क्या होगा ड्यूरिंग, वी यूज़ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है डी नंबर में रीड एंड स्पीक, पढ़िए और बोलिए, क्या पढ़ना और बोलना है। When someone has a problem or is in a uncomfortable situation, we use certain phrases to make them feel better। तो अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में आ जाए या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए, मतलब वही कि किसी तरह की प्रॉब्लम में पड़ जाए, तो हम लोग कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, कुछ फ्रेजेस बोलते हैं ताकि उनको थोड़ा ठीक लगे, जैसे कि डोंट वरी शी विल फेल बेटर सून, कि तुम चिंता मत करो वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डोंट फील सैड इट कैन हैपन टू एनीवन, तो तुम उदास मत हो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा भी हम कहते हैं। 3rd नंबर है कम ऑन इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक, कि चलो ठीक है ये उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। या 4th नंबर में क्या है हैव फेथ, विश्वास रखो, ही विल गेट वेल सून, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। या 5th नंबर में है लेट्स टॉक अबाउट इट वी विल श्योरली फाइंड अ वे आउट, तो चलो बताओ क्या बात है, हम जल्द ही इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। तो ये 5 ऐसी फ्रेजेस हैं जो हम तब बोलते हैं जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में हो और हम उसे बेटर फील कराना चाहें तब बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या है नाउ वेरियस सिचुएशंस आर गिवन बिलो, अब इसी तरह की सिचुएशन जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं वो नीचे दिए हुआ है। चूज़ अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द अबव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और यहाँ जो 5 फ्रेज लिखा हुआ है इसी से आपको एक फ्रेज उठाकर इनके आंसर में लिखना है जो सही लगे, जो सूट करे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। रमेश कहते हैं माय फादर इज़ इन हॉस्पिटल, इनके फादर जो है वो हॉस्पिटल में है
गॉड नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, भगवान जाने क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे उसे, रमेश को लता क्या कहेगी, डोंट वरी सी विल फील बेटर सुन। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इनके तो फादर है ना, और यहाँ पर सी है, तो सी तो लड़की के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं। सेकंड है डोंट फील सैड इट हैपन टू एनीवन, कि आप उदास मत हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये थोड़ा सा चलो डाउट में रखते हैं। थर्ड है कम ऑन इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक, कि चलो ठीक है ये उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्या ऐसा बोलोगे? बिल्कुल नहीं। हैव फेथ ही विल गेट वेल सून, कि विश्वास रखो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये सही है, लता यही कहेगी, हैव फेथ ही विल गेट सून वेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रिया कहती है द न्यू बॉय इन आवर क्लास टीजेज मी ऑलवेज, जो ये नया लड़का आया है क्लास में वो मुझे हमेशा चिढ़ाते रहता है। व्हाट शुड आई डू, तो मैं क्या करूँ। तो अमर क्या कहेगा इसे, इस 5 फ्रेजेस को पढ़िए, जिसमें से एक तो हो गया है, कौन सा हो गया है, हैव फेथ ही विल गेट वेल सुन, ये तो हो चुका है। अब वहाँ जो इसकी क्लास में नया लड़का आया है प्रिया को चिढ़ाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें आप होते तो क्या कहते, डोंट वरी सी विल फेल बेटर, नहीं। डोंट फील सैड इट कैन हैपन टू एनीवन, ये हो सकता है। थर्ड क्या है, कम ऑन इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक, ये भी डाउट में आप रख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट वी विल श्योरली फाइंड अ वे, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसने तो ऑलरेडी बोल दिया है ना अपने फ्रेंड से, अमर से, तो अमर क्या कहेगा। अब इन तीनों में इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना, बताइए क्या होगा इसमें। डोंट फील सैड इट कैन हैपन टू एनीवन, कम ऑन इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक। तो ये दोनों डाउट में है, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे, वहाँ अगर एक फिट हो जाए तो फिर दूसरा वाला आंसर ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा। चलिए हम सेकंड और थर्ड को डाउट में रखते हैं। इसके बाद क्या है, सुमित क्या कहता है, आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे, मैंने अपनी घड़ी खो दी है कल। नाउ माई फादर विल स्कोल्ड मी, अब मेरे पिताजी तो मुझे पीटने वाले हैं। तो जया क्या कहेगी, डोंट फील इट कैन हैपन टू एनी वन, सेकेंड नंबर में जो है यही यहाँ पे फिट बैठेगा कि डोंट फील, उदास मत हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। आप घड़ी पहने हो हाथ में, हो सकता है कि गिर जाए। तो देखो इस दोनों में हम लोग डाउट हो रहे थे ना, तो ये सेकंड नंबर तो इसका हो गया, घड़ी गुम हो गया उसका, तो ये जो हमने सेकंड में पढ़ा था उसका हो जाएगा ये 3 नंबर, कम ऑन इट्स नॉट बेज एज यू थिंक। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम जैसे द न्यू बॉय इन आवर क्लास टीजेज मी ऑलवेज व्हाट शुड आई डू, तो ये जो न्यू बॉय आया है क्लास में वो मुझे टीज़ करता है तो मैं क्या करूँ। इसमें हम कौन सा करेंगे, इसमें कम ऑन इट्स नॉट बेस्ट एज यू थिंक, ये थर्ड नंबर वाला, ठीक है, कि चलो ठीक है ये उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और सुमित ने जो कहा आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे नाउ माई फादर विल स्कोल्ड मी, तो यहाँ पर जया क्या कहेगी, यहाँ पर कहेगी डोंट फील सैड इट कैन हैपन टू एनी वन, कि तुम उदास मत हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। चलो इसके बाद क्या है, रमेश कहता है आई जस्ट गॉट 70% मार्क्स इन मैथ्स, मुझे बस 70% मार्क्स ही मिले हैं मैथ्स में। तो इसमें श्रुति क्या कहेगी, श्रुति कहेगी ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। अब क्या है, डोंट वरी सी विल फील बेटर, इसमें हो सकता है ये आई एम पजल्ड माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड माई ट्रेन विल लीव इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर उषा क्या कहेगी, यहाँ पर आई एम पजल्ड माई मदर इज़ नॉट, ये बहुत कंफ्यूज है, इसकी मदर को अच्छा नहीं लग रहा है, श्रेया की मदर को अच्छा नहीं लग रहा है और इसकी ट्रेन 2 घंटे में छूटने वाली है, कहीं जाने वाली है श्रेया, तो वो बहुत परेशान है कि उसकी मम्मी जो है उसका तबीयत भी ठीक नहीं है उनका, और इसकी
श्रेया की ट्रेन भी है अगले 2 घंटा में। तो ये क्या करे, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर उषा क्या कहेगी इसे? फर्स्ट नंबर देखिए, डोंट वरी सी विल फील बेटर सून, क्यों चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ लास्ट वाले का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर ई नंबर में जो लिखा है, ये जो डॉग है यहाँ पे चैन में बंधा हुआ, तो ये क्या फील करता है चैन में बंधे हुए रहने से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो शुड वी कीप एनिमल्स इन चैन्स, क्या हम ऐसे ही चैन में बांधकर एनिमल्स को रखना चाहिए? राइट वाट यू फील इन 5 सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है ना, ये जो सेंटेंसेस है इसको पहले आपको पढ़ना है कि चैन में बंधा हुआ जो डॉग है ये क्या फील करता है। इसे पढ़ने के बाद आपको अपने कॉपी में 5 सेंटेंसेस लिखना है कि आप क्या फील करते हो, क्या ऐसे ही चैन में बांधकर जानवरों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो जो भी आप फील करते हो 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। तो आप खुद से करेंगे। और F नंबर में यहाँ एक एक्टिविटी है, द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल इज़ अ फेमस फेरी टेल ऑफ चाइना विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक स्ट्रिप। बाय राइटिंग कैप्शंस एंड डायलॉग्स collect few pictures related to some other story and make your own comic strip on a chart paper। तो ये एक्टिविटी है जो आपको करने के लिए कहा गया है। एक चार्ट पेपर लेना है और जिस तरह से ये एम्पेरर और नाइटिंगेल की जो फेमस फेरी टेल है चाइना की, ये प्रेजेंट किया गया है, तो इसी तरह से आपको अलग अलग जगह से कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और अपनी खुद की एक स्टोरी बनानी है उन पिक्चर्स की हेल्प से। यहाँ पे जी नंबर में है रीड द नॉलेज, एक नॉलेज दिया हुआ है, द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। तो हमारी झारखंड की स्टेट बर्ड कुको है, कोयल, आप जानते हैं, है ना। द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड इज़ कुकू बिकॉज इट इज़ फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। और ये क्यों है हमारा स्टेट बर्ड? क्योंकि हमारे राज्य के हर कोने में ये पाई जाती है। कुकूज़ आर जनरली मीडियम साइज्ड स्लेंडर बर्ड्स, इनका साइज मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द कलर ऑफ देयर फेदर्स। तो जो मेल कुको है या फीमेल कुको है कैसे पहचानेंगे? इनका कलर अलग अलग होता है। द कुकू फीड्स ऑन इंसेक्ट्स एंड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। ये क्या खाते हैं? ये अलग अलग तरह के इंसेक्ट खाते हैं और अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खाते हैं। इट्स फेवरेट डाइट इज़ द हेयरी कैटरपिलर। तो इनका फेवरेट जो डाइट होता है, फूड होता है, वो होता है कैटरपिलर। द कैरेक्टरिस्टिक्स कुकू साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द मेल। तो ये कुकू साउंड है ना, ये सिर्फ मेल कुकू, मेल कोयल जो एक मेल है वो ही निकालता है, जो फीमेल कुकू है वो नहीं निकालती। कुकू डू नॉट बिल्ड देयर ऑन नेस्ट, ये अपना खुद का घोंसला नहीं बनाते हैं। द फीमेल विजिट द नेस्ट ऑफ स्मॉलर बर्ड्स हुज एग्स मच हर्स इन कलर। तो ये दूसरे छोटे बर्ड्स के घोंसले में जाके एग देती है जिनके अंडों का रंग इनके अंडों के रंग से मिलता जुलता है। एंड रिप्लेसेस एन एग फॉर दैट बर्ड, और क्या करती है, उनका अंडा हटा के अपना खुद का अंडा वहाँ पे रख देती है। ये ऐसे ही चिड़ियों के घोंसले में जाती है ना, जिसके अंडे इनके अंडों के रंग से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है फिनिश। बच्चों आपको कैसी लगी? एक ही वीडियो में आपको पूरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर और जितने भी कुछ वर्कशीट थे सब कुछ एक ही वीडियो में हुआ। तो क्या आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए या फिर सिंगल जैसे एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया और एक वीडियो में पूरा वर्कशीट हो गया? तो आपको किस तरीके से चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।